बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट क्लास कल हमने टॉपिक अपना स्टार्ट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज उसी लेक्चर की आगे कंटिन्यूटी है और इसका दूसरा पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डीजी खान बोर्ड में ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कई दफा ये सवाल पूछा गया है कि राइट अ नोट ऑन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस हवाले से आपने इसको अच्छे से सुन लेना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग अगर फंक्शन की बात करें तो इन फंक्शन की बिहाफ पे हम सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, इसकी ये खूबी है कि ये कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास आउट होने देती है और कुछ को जो है ये रोक लेती है। दैट इज सेमी परमिएबिलिटी। क्लियर। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये हर मॉलिक्यूल को उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से उसको ये पास आउट होने देगी या फिर दूसरे मॉलिक्यूल को जो ये स्टॉप करवा देगी या फिर रोक देगी। तो ये इसकी डिफरेंशियली परमिएबल खूबी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये मटेरियल को सिलेक्ट करके कि किस मटेरियल को अंदर पास आउट होने देना है, किसको नहीं होने देना। तो ये एक खूबी हमारी सेल मेम्ब्रेन की। इन तीन खूबियों की बिना पे हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि ओवरऑल हमारे पास जो मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन कैसे अपने अंदर से सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर की तरफ जो भेजती है। तो सेल मेम्ब्रेन की ये खूबियां हैं। सेल मेम्ब्रेन बतौर सेमी परमिएबल वर्क कर रही है, डिफरेंशियली परमिएबल वर्क कर रही है और उसके बाद सिलेक्टिवली परमिएबल वर्क कर रही है। क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं कि रेगुलेशन ऑफ द मटेरियल, कि सेल मेम्ब्रेन कैसे रेगुलेट करती है मटेरियल को। अब यहाँ पे स्टूडेंट सवाल ये कि ये जो रेगुलेशन है ये किस किस के दरमियान होगा। याद रखिएगा, ये रेगुलेशन ऑफ मटेरियल जो है ये सेल और एक्सटर्नल जो हमारे सेल का एनवायरनमेंट है ये उसके दरमियान इंटरेक्शन शो करेगी। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान इंटरेक्शन शो करवाती है। क्लियर। अब कैसे, हमारे पास रेगुलेशन ऑफ मटेरियल में दो तरह के मटेरियल होंगे। कुछ मटेरियल वो होंगे जो सेल मेम्ब्रेन में से इजीली पास आउट हो जाएंगे। अब सवाल यह है स्टूडेंट, कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन में से इजीली पास आउट होते हैं। याद रखिएगा, वो मटेरियल हमेशा जो आपको सेल मेम्ब्रेन में से इजीली पास आउट होते नजर आएंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा वो हमारे पास होते हैं नॉन पोलर। ये एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि वो सब्सटेंसेस जो इजीली पास आउट होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, दरअसल वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। एक पॉइंट तो ये है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने इजीली में ये लिखा हुआ है कि वो मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होंगे। और तीसरा पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है न्यूट्रल के बाद कि वो लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए। ये आपने हाईलाइट करते जाना है पॉइंट्स को कि पहला पॉइंट हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल हैं जो सेल मेम्ब्रेन में से इजीली पास आउट हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा नॉन पोलर होंगे, फिर मैंने लिखा लिपिड सॉल्युबल होंगे, फिर मैंने लिखा न्यूट्रल होंगे और उसके बाद हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं जैसा कि हमारी ऑक्सीजन है, हमारी गैसेस मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या फिर हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में आते हैं। ये भी इजीली सेल मेम्ब्रेन में से पास आउट हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनको डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वो मॉलिक्यूल जो डिफिकल्टी फेस करते हैं। स्टूडेंट, एक पॉइंट आपने याद रखना है कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो इजीली पास आउट हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें मैंने 4 पॉइंट आपको बताया। नॉन पोलर हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, लिपिड सॉल्युबल हो सकते हैं, या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल जैसा कि हमारी गैसेस आइन है, गैसेस मॉलिक्यूल है सॉरी, जैसा कि हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर वाटर वगैरह के जो मॉलिक्यूल है। उसके बाद हम आते हैं डिफिकल्टी किन किन मॉलिक्यूल को होगी, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो बड़ी मुश्किल से डिफिकल्टी फेस करके सेल मेम्ब्रेन में से गुजरेंगे। तो उसमें स्टूडेंट वो मॉलिक्यूल होंगे जो डिफिकल्टी फेस करेंगे जो चार्ज मॉलिक्यूल है। चार्ज मॉलिक्यूल से मुराद क्या है? जिन मॉलिक्यूल्स पर चार्ज है, जैसे कि हमारे पास आयन वाले मॉलिक्यूल जैसे कि सोडियम आयन है, इसी तरह क्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयन है, ठीक है जी, पोटासियम आयन है, ये जितने भी हमारे पास चार्ज रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनको डिफिकल्टी फेस होगी सेल मेम्ब्रेन में से पास आउट होने के लिए। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम लोग कौन से मॉलिक्यूल हैं जो डिफिकल्टी फेस करेंगे। वो हमारे पास है ये लार्जर मॉलिक्यूल, यानी जिन मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उनको भी डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है वो मॉलिक्यूल डिफिकल्टी फेस करेंगे जो इनसॉल्युबल होंगे लिपिड मॉलिक्यूल में, यानी जो लिपिड में से सॉल्युबल नहीं हो सकेंगे। क्लियर। तो और चौथा जो पॉइंट है हमारे पास वो ये कि जितने मॉलिक्यूल आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी डिफिकल्टी होगी सेल मेम्ब्रेन में से पास आउट होने के लिए। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक वो जो
सेल मेम्ब्रेन में से इजीली पास आउट हो सकते हैं, और एक वो है जिनको डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है। अब डिफिकल्टी वाले कौन कौन से पता है? चार्ज मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने यहाँ पे सारे के सारे आयंस जो है वो शो किए, ये चार्ज मॉलिक्यूल है हमारे पास, सोडियम आयन है, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम वगैरह। उसके बाद लार्ज मॉलिक्यूल को भी डिफिकल्टी होगी, इनसॉल्युबल लिपिड मॉलिक्यूल को भी, और जो मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर होंगे उनको भी डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी। क्लियर? तो ये हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ मटेरियल। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। स्टूडेंट याद रखिएगा, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट मटेरियल। हमारे पास दो टाइप्स हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की। नंबर एक, हमारे पास पहली जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है मटेरियल के लिए वो हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस करना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी है। स्टूडेंट नाम से जाहिर है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट होगी जिसमें हम लोग यूज ऑफ एनर्जी नहीं करेंगे। क्लियर? यानी जहां पे एनर्जी का इस्तेमाल ना हो, ऐसी मूवमेंट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। और वो मूवमेंट जिसमें हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल करें दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे दो तरह की ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक एक्टिवली हो रही है और एक पैसिवली हो रही है। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी, एक हमारे पास है डिफ्यूजन और दूसरी हमारे पास है ऑस्मोसिस। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन में याद रखिएगा हमारे जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल हैं ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजर के। तो दैट टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट दैट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन। उसके बाद ऑस्मोसिस में क्या होगा? ऑस्मोसिस में स्टूडेंट आपने याद रखना है मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी पानी के मॉलिक्यूल का अपने ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ जाना, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजर के जाना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा पानी के मॉलिक्यूल का या फिर जो गैसेस मॉलिक्यूल है जब वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाते हैं तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट इनकी आपको नजर आती है, और यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको कोई भी एटीपी का इस्तेमाल नजर नहीं आता। उसके बाद हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। स्टूडेंट याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमेशा मटेरियल जो है वो अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लोअर टू हायर। क्लियर? यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें हमेशा जो है वो यूज ऑफ एटीपी यानी यूज ऑफ एनर्जी जो है वो होगा। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हैं। एक वो टाइप है जिसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दे रहे हैं। अब स्टूडेंट यहां पे एक डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? तो आप लोगों ने यह बताना है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होगी जिसमें डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी हो, डायरेक्ट यूज ऑफ यानी एटीपी ही इस्तेमाल हो, एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी की फॉर्म में इस्तेमाल हो। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी होगी? इसको हम इनडायरेक्ट का नाम भी देते हैं, दैट इज अ इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में नहीं इस्तेमाल होगी बल्कि एनर्जी इस्तेमाल होगी इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी, इन द फॉर्म ऑफ FADH2 या फिर इन द फॉर्म ऑफ NADH2। तो ये तीन फॉर्म है जीटीपी, FADH2 और NADH2। अगर इस फॉर्म में किसी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है तो दैट इज नाउन एज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो यहां पे मैंने एक डिफरेंस आपको आज ये बता दिया। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जिनमें फैसिलिटेटेड हमें कुछ ना कुछ सहूलत देना पड़ती है, स्पेशली लार्ज मॉलिक्यूल को या फिर आयनिक मॉलिक्यूल को फैसिलिटेटेड कैरियर। और इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कैरियर प्रोटीन होगी और यहाँ पे वो मॉलिक्यूल जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करेंगे। इसके बाद एक और डिफाइन यहाँ पे दिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। स्टूडेंट याद रखिएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, लेकिन किस चीज से गुजर के? थ्रू अ कैरियर प्रोटीन। यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मटेरियल मूव करेंगे वो कैरियर प्रोटीन के जरिए जाएंगे और विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी के इस्तेमाल के बगैर। ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी यहाँ पे मटेरियल को सहूलत दी गई है किस चीज की? कैरियर प्रोटीन की। तो जो मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन में से पास आउट होकर जाएंगे अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, वो किस में आते हैं? दीज आर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जहां पे फैसिलिटेटेड कैरियर का वर्ड मैंने यूज किया, यहाँ पे हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? एटीपी का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट बल्क ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट। ये हमारे कुछ मटेरियल ऐसा है जो सेल मेम्ब्रेन से बल्क अमाउंट में मूव करता है। बल्क अमाउंट से मुराद ढेर सारी मिकदार में मूव करता है। ऐसे मटेरियल के लिए जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं
दैट इज कॉल्ड बल्क ऑफ ट्रांसपोर्ट मटेरियल। तो इसमें दो टाइप्स हैं जी हमारे पास, एक है जी एंडोसाइटोसिस और सेकंड हमारे पास कौन सी है, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे नाम से आपको जाहिर नजर आ रहा है कि एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, विद इन द सेल या इनसाइड ऑफ द सेल, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द सेल। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। स्टूडेंट एंडोसाइटोसिस में मैंने यहां पे लिखा है कि मटेरियल या मॉलिक्यूल जो है या जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं इनसाइड ऑफ द सेल आएंगे बाय इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड करके मटेरियल को बल्क अमाउंट में बाहर से सेल के अंदर लाएगी। क्लियर। ये हमारे पास है एंडोसाइटोसिस। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस में हमारे जो मटेरियल है वो सेल के अंदर से बाहर जाएंगे। यहां पे मैंने लिखा आउटसाइड ऑफ द सेल, लेकिन जाएंगे कैसे, बाय द आउट फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउट फोल्डिंग से। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब रिवर्स यानी बाहर की तरफ जो फोल्डिंग देगी, तो इस तरह से भी मटेरियल हमारे जा सकते हैं। तो ये दो डिफाइन है, बल्क ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट। अगर ढेरों मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है हमने तो उसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास एंडोसाइटोसिस और दूसरी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में मटेरियल इनसाइड ऑफ द सेल आ रहा है बाय द फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक्सोसाइटोसिस में आउटसाइड ऑफ द सेल जा रहा है बाय द आउट फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं, जैसा कि ये डायग्राम आपको स्टूडेंट दिखाई गई, देखिए इस डायग्राम में ये हमारे पास मटेरियल जो है ये बल्क अमाउंट में आ रहा है, ढेर सारे मिकदार में आ रहा है, और ये सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर साइटोसोल की तरफ आ रहा है, यानी सेल के अंदर आ रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये जो ढेर सारा मटेरियल जैसी है तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनर साइड पे अंदर की तरफ इनफोल्ड होके इस मटेरियल को इंगल्फ कर रही है, इस मटेरियल को अपने अपने अंदर जो है फूड वैक्यूल की फॉर्म में ले रही है, और ये मटेरियल देखें बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो दैट टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट जिसमें बल्क अमाउंट में मटेरियल आ रहा है और बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्लियर। उसके बाद आप इस डायग्राम को देखें, यहां पे हमारा कोई भी वेस्ट मटेरियल है, फालतू मटेरियल है, जिसको सेल चाहता है कि मैं ना इसको बाहर निकाल दूं, तो सेल क्या करते हैं, उस मटेरियल को दोबारा फूड वैक्यूल की फॉर्म में, उस वेस्ट को, उस एक्सेस अमाउंट ऑफ किसी भी मटेरियल के अगर एक्सेस अमाउंट है जो, या फिर कोई मटेरियल टॉक्सिक है, तो सेल उसको बाहर निकालना चाहते हैं। तो जैसे ही सेल उसको बाहर निकालेगा, उस मटेरियल को फूड वैक्यूल की फॉर्म में पैक करेगा, पैक करने के बाद हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, आउट फोल्ड करेगी, बाहर की तरफ देखिए इसकी फोल्डिंग है, और वो मटेरियल पैक हो गया सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में भेज दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आउट फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन और मटेरियल सेल के साइटोसोल से बाहर की तरफ भेजा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। क्लियर। तो एंडो और एक्सोसाइटोसिस में मैंने आपको यहां पे डिफरेंस बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट एंडोसाइटोसिस के आगे ना दो हमारे पास ये टाइप्स हैं, और ये टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन द फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस, या पिनोसाइटोसिस भी बाद में इसको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे जो वर्ड फेगोसाइटोसिस है, इसमें जो भी मटेरियल आएगा वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो पिनोसाइटोसिस वर्ड है इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में कोई भी मटेरियल सेल के अंदर ले जाएंगे। इसको हम ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। पिनोसाइटोसिस दैट इज कॉल्ड ड्रिंकिंग प्रोसेस, और फेगोसाइटोसिस दैट इज कॉल्ड ईटिंग प्रोसेस। क्लियर। तो ये दो प्रोसेस हैं, और ये टाइप्स किसकी, एंडोसाइटोसिस की। अगर तो सॉलिड मटेरियल बाहर से सेल के अंदर आ रहा है तो फेगोसाइटोसिस है, अगर लिक्विड मटेरियल बाहर से सेल के अंदर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। क्लियर। तो यहाँ पे एक बल्क अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है उसको हमने कैसे सेल के अंदर या बाहर लेके आना है, उसके लिए एक्सो और एंडोसाइटोसिस ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स हैं दरअसल उनका क्या काम है, लिपिड्स का क्या रोल है। तो लिपिड का रोल वैसे बाय द वे मैंने कल थोड़ा बहुत आपको बताया था, लेकिन आज दोबारा इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे लिपिड जो है वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके कुछ लिपिड जो है जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाते हैं, मैंने आपको कल बताया था, दे फॉर्म द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज द ग्लाइकोलिपिड। क्लियर। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिपिड का काम देखते हैं कि अगर लिपिड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में तब ये क्या काम करते हैं, दे वर्क एज अ सरफेस मार्कर। ये सेल सरफेस मार्कर के तौर पर, निशानदाही के तौर पर ये आपके सेल मेम्ब्रेन में ये आपको नजर आएंगे, और इनका काम ग्लाइकोलिपिड का क्या है, ये बतौर सरफेस मार्कर इस्तेमाल होते हैं। तो एक मैंने लिपिड की ये टाइप बता दी जिसको हम ग्लाइकोलिपिड बोल रहे हैं, ये बतौर किसके वर्क कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बतौर सरफेस मार्कर कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं हम लोग और लिपिड्स के काम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लिपिड का रोल दिया हुआ है, लिपिड पार्ट कंट्रोल। लिपिड जो है कंट्रोल करते हैं द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, सेल मेम्ब्रेन की मूवमेंट को जो कंट्रोल कर रहे हैं दरअसल वो आपके लिपिड कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर। यहां पे मैंने दो टाइप्स आगे लिपिड की दी हुई हैं, एक मैंने दी हुई है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरी मैंने दी हुई है सैचुरेटेड फैटी एसिड। स्टूडेंट याद रखिएगा आपने थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट स्पेशली आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे
अगर टेम्परेचर जो है बिल्कुल कम हो जाए या ठंडे इन्वायरमेंट में या बिल्कुल सर्द इन्वायरमेंट में अगर आपके प्लांट पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें ये होता है कि जो पौधे बिल्कुल ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में प्रॉब्लम आती है। अब फ्लूइडिटी में कैसे प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर कम होता है उस दौरान सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड बाइलेयर है उसके दरमियान आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, और वो आइस क्रिस्टल जैसे ही बनेंगे तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन में से मटेरियल का आना जाना, क्योंकि आइस क्रिस्टल ठंड की वजह से बन गए तो वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये वाले प्लांट फिर क्या करते हैं, इन प्लांट के पास पहले मौजूद होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये फौरन उन सैचुरेटेड फैटी एसिड को किसमें चेंज करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर चेंज करते हैं। और जैसे ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन को ये प्लांट अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ा लेते हैं तो भाई उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारे पास जो बाइलेयर है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइडिटी शो करती है, यानी उसमें मटेरियल की ट्रांसपोर्ट जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने यहां पे लिखा है बाइलेयर बिकम मोर फ्लूइड, ये ज्यादा फ्लूइडिटी शो करेगी। ये कंसेप्ट आपको समझ आया? मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि वो प्लांट जो बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रह रहे हैं, जो सर्दी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उन टेम्परेचर को प्रॉब्लम ये होता है, सॉरी उन प्लांट को प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी जो लिपिड की बाइलेयर है उसमें आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं। अब जब आइस के क्रिस्टल बनेंगे ऑटोमेटिकली जो सेल मेम्ब्रेन में से मटेरियल का फ्लो है वो रुक जाता है। अब ये पौधे क्या करते हैं, इनके पास पहले मौजूद होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये फौरन उन सैचुरेटेड फैटी एसिड को किसमें चेंज करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में चेंज करते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे ही मेम्ब्रेन की बाइलेयर के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का लेवल बढ़ेगा तो वो फ्लूइडिटी बहाल हो जाती है, आइस क्रिस्टल बनना खत्म हो जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन में से मटेरियल इजीली आ भी सकते हैं और वापस जा भी सकते हैं। तो ये कब करेंगे, मैंने आपको बताया बाइलेयर कब फ्लूइडिटी की मेंटेन ये करवाएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, जब इनको टेम्परेचर प्लांट को क्या मिलेगा, जब इनको लो टेम्परेचर मिलेगा। स्टूडेंट कौन सा टेम्परेचर मिलेगा, लो टेम्परेचर। उसके बाद आते हैं अगर हाई टेम्परेचर है, गर्मी का माहौल है, ज्यादा गर्मी वाला एनवायरनमेंट, तो ये फिर क्या करते हैं, ये प्लांट अपने पास अपने लिपिड की बाइलेयर के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड का लेवल बढ़ाते हैं। तो ये आपने एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का लेवल कब होगा, ताकि इस वजह से ये बढ़ा रहे हैं ताकि जो मेम्ब्रेन है वो लेस फ्लूइड हो जाए, थोड़ी सी कम फ्लूइड हो जाए। कब कम फ्लूइड हो जाए, जब टेम्परेचर क्या हो, बिल्कुल हाई हो, ज्यादा एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हो, तो उस वक्त उस बाइलेयर को लेस फ्लूइड बनाने के लिए, बिकम लेस, ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है बिकम लेस, इसको लेस फ्लूइड बनाने के लिए हाई टेम्परेचर पे इनके पास जो फैटी एसिड होंगे वो कौन से होते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं। क्लियर? तो ये आपने एक लिपिड का रोल ये याद रखना है कि ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं कि फ्लूइडिटी को बढ़ाना कैसे और कम कैसे करना है। बढ़ाने के लिए क्या करें, आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड को ये चेंज करें अनसैचुरेटेड में, और अगर कम करना है तो फिर ये इनके पास क्या होते हैं, फिर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड रखते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं एक और लिपिड की जो हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं, और मैंने कल कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या बताया था कि ये स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज किसको कर रहे हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो फास्फोलिपिड्स हैं उन फास्फोलिपिड्स को ये स्टेबलाइज करते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इनका काम होता है फास्फोलिपिड को स्टेबलाइज करना। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं हम लोग ओवरऑल लिपिड का क्या रोल है। ओवरऑल लिपिड का रोल ये है कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी हमारी जो मेम्ब्रेन है दरअसल उसका जो स्ट्रक्चर है, दरअसल उसको कौन मेंटेन कर रहा है, ये लिपिड ही मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद एक और पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि लिपिड क्या रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट लिपिड का रोल ये आल्सो रिस्ट्रिक्ट, ये रोकते हैं। हाँ जी, किस चीज को ये रोकते हैं, द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये पोलर मॉलिक्यूल जितने भी होंगे या आयन जितने भी होंगे उनकी एंट्री को ये रोक सकते हैं या फिर उनके बाहर निकलने को, एग्जिट को ये रोकते हैं। तो ये भी लिपिड का काम होता है कि पोलर मॉलिक्यूल को इनने आने नहीं देना, या फिर अगर आने देना है तो फिर उसको कैसे आने देना है और इनको निकालना कैसे, ये सारा काम किसका होता है, ये आपके लिपिड का ही होता है। क्लियर है यहां तक? तो ये मैंने रोल ऑफ लिपिड बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट मूव करते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरफ, कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यूज होने वाली प्रोटीन है उनका क्या रोल है। स्टूडेंट बहुत सारी प्रोटीन आपको नजर आएंगी, मैंने कल भी बताई थी कि हमारे पास प्रोटीन एक्सट्रिंसिक हो सकती है, हमारे पास प्रोटीन इंट्रिंसिक हो सकती है, हमारे पास बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन है और उनका क्या काम है। स्टूडेंट याद रखिएगा वो प्रोटीन जो है, जो मैं प्रोटीन पहले मैंने लिपिड के बारे में बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं कि प्रोटीन का क्या रोल है। स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटीन है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहलाती है, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है, और वो मैंने आपको बताई वो प्रोटीन हमारे पास क्या हो सकती है, वो प्रोटीन हमारे पास या तो चैनल प्रोटीन हो सकती है
या फिर क्या हो सकते हैं, हमारे पास कैरियर प्रोटीन हो सकते हैं। जैसा कि ये डायग्राम आपको, ये दो डायग्राम ये नजर आ रही है इस पूरे शेप के अंदर, जहां पे मैंने लिखा हुआ है चैनल प्रोटीन। स्टूडेंट मैंने आपको कल भी बताया था कि चैनल प्रोटीन से जो मूवमेंट होगी मटेरियल की वो पैसिवली होगी, और स्पेशल टाइप के जो मटेरियल हैं वो यहां से इजीली पास आउट हो सकते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करवा रही है। इसी तरह कैरियर प्रोटीन के हवाले से मैंने बताया था कि अगर कोई मटेरियल सेल के साइटोसोल में पड़ा है अंदर की तरफ, उसको बाहर भेजना है, तो ये कैरियर प्रोटीन उस मटेरियल को उठा के सेल से बाहर भेज सकती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, दीज आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये प्रोटीन हमने कौन सी बनाई है, दैट इज अ कैरियर प्रोटीन। इसी तरह अगर मटेरियल कोई बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर लेके आना है, तो कैरियर प्रोटीन मैंने बताया अपनी ही जगह पर 180 डिग्री पर ये रोटेट हो जाती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये फौरन रोटेट करेंगी और बाहर से मटेरियल को उठा के क्या करेंगे, सेल के अंदर लाएंगे। तो दीज आर द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो मैंने यहां बताई। और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मैंने कितनी बताई, एक बताई मैंने चैनल प्रोटीन, और दूसरी बताई आपके कैरियर प्रोटीन। तो ये डायग्राम चैनल प्रोटीन की है, और ये जो दो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये आपकी कैरियर प्रोटीन की है। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरी प्रोटीन है वो हमारे पास है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन बतौर एंजाइम काम करती है, बतौर एंजाइम। देखिए आप एंजाइम वाले जो डायग्राम है वो आपने ये हाईलाइट की हुई यहाँ पे कि ये हमारे पास एक एंजाइम है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे साइटोसोल के अंदर एक सबस्ट्रेट पड़ी हुई है। ये सबस्ट्रेट आपके पास एक और एक, ये दोनों सबस्ट्रेट है। जब ये एंजाइम प्रोटीन के साथ मिलती है यहाँ पे, तो ये एंजाइम अपनी जगह पे वैसे के वैसे रहते हैं, और इस सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट, ये फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं। एंजाइम का रोल आप सबको पता ही है कि ये क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको स्पीड अप करने का रोल प्ले करते हैं। और इन्होंने करना क्या है कि साइटोसोल में पड़ी हुई सबस्ट्रेट को आपस में एंजाइम के साथ बाइंड करवाना है। एंजाइम अपने साथ इनको बाइंड करवा के किस में चेंज करवा देते हैं, इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवा देते हैं। तो ये बतौर एंजाइम भी बहुत सारी प्रोटीन काम करें। उसके बाद स्टूडेंट आपकी बहुत सारी प्रोटीन बतौर एंटीजन वर्क कर रही है। हाँ जी, मैंने वर्ड यूज किया बतौर एंटीजन। पहले मैंने क्या बताया कि प्रोटीन बतौर ट्रांसपोर्टर है। हाँ जी, ट्रांसपोर्टर में आप बताएं कौन कौन सी प्रोटीन बताएं, एक मैंने बताई चैनल और एक बताई कैरियर। हाँ जी, फिर मैंने बताया बतौर एंजाइम, वो ये दो प्रोटीन मैंने बताई कि ये सबस्ट्रेट को एंजाइम अपने साथ बाइंड करते हैं और इसको किसमें चेंज करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। फिर मैंने बताई अब प्रोटीन बतौर एंटीजन काम करती है। उसके लिए स्टूडेंट आपके पास ना ये जो लिंकर प्रोटीन यहाँ पे लिखी हुई है, दीज आर द एंटीजन प्रोटीन। ये आपके पास एंटीजन प्रोटीन है, और ये एडजेसेंट सेल को, दो करीब करीब पड़े हुए सेल को आपस में मिलाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोटीन है, दीज आर द एंटीजन प्रोटीन, या फिर हम इन प्रोटीन को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड लिंकर प्रोटीन। क्लियर। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोटीन ऐसी जो बतौर रिसेप्टर काम करती है। यहां पे मैंने वर्ड रिसेप्टर लिखा हुआ है। अच्छा, रिसेप्टर प्रोटीन क्या करती है, कोई भी बाहर से आने वाला मॉलिक्यूल जिसको हम लाइगेंड बोलते हैं, लिगेंड या लाइगेंड इसको बोलते हैं, ये बाहर से आएगा तो ये पहले आपकी जो प्रोटीन है ये क्लोज फॉर्म में पड़ी होगी, यानी ये इसका जो चैनल है वो ओपन नहीं होगा, क्लोज प्रोटीन चैनल मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये आके इस रिसेप्टर के साथ, इस रिसेप्टर प्रोटीन के साथ ये लिगेंड आके ये जुड़ेगा। लिगेंड हमारा कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो बाहर से अंदर आ रहा है। क्लियर। कोई भी मॉलिक्यूल जैसे ही आके ये इसके साथ देखिए यहां पर बाइंड हुआ है, जैसे ये बाइंड हुआ है तो ये प्रोटीन का जो चैनल है ये ओपन हो गया भाई। जैसे ही ओपन हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, मटेरियल सेल के साइटोसोल के अंदर जो है इजीली बाहर से अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो रिसेप्टर सेल का ये काम होता है, बाहर से आने वाले मटेरियल को पहचानना, पहचानने के बाद अपने साथ बाइंड करना और फिर उसको आगे की तरफ ले जाना। तो ये हमारे हैं प्रोटीन के हवाले से। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं, बनाने का रोल प्ले करती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाती हैं। तो वो यहां पे मैंने हाईलाइट की हुई है। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल के जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में इनका बड़ा किरदार है। तो ये हमारे पास टोटल जो रोल था वो किसका था, फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने तकरीबन सारी की सारी बातें हाईलाइट आपको कर दी। उम्मीद करता हूं कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फुल कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ये लाजमी शेयर करें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जरूर समझ भी आएंगे, पसंद भी आएंगे। अल्लाह हाफिज।